जिसमें हम कैपिटल बजटिंग से रिलेटेड आज डिस्काउंटिंग टेक्निक्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। अब तक हमने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक्स के बारे में बात करी। हमने देखा हाउ दोज टेक्निक्स हेल्प इन टेकिंग अ डिसीजन। आज हम डिस्काउंटिंग टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे। इससे पहले डिस्काउंटिंग टेक्निक्स क्या होती हैं उनकी हम थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। तो भाई कैपिटल बजटिंग में टूल्स एंड टेक्निक्स में आपकी नॉन डिस्काउंटिंग और डिस्काउंटिंग दोनों होती हैं। नॉन डिस्काउंटिंग में हमने बात करी थी आपका अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न या ARR होती है, पेबैक पीरियड होती है। दोनों में से दोनों ही टेक्निक्स हमने बहुत डिटेल में पढ़ी है। डिस्काउंटिंग टेक्निक्स की जब हम बात कर रहे हैं तो डिस्काउंटिंग टेक्निक्स में आपका डिस्काउंटिंग पेबैक पीरियड, नेट प्रेजेंट वैल्यू, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, या फिर आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स या इक्विटी NPV. So these are the tools which are used to evaluate or analyze the impact of a decision, capital budgeting decision. हम देखने वाले हैं उसका। अच्छा, आज हम चालू कर रहे हैं क्योंकि डिस्काउंटिंग टेक्निक्स और डिस्काउंटिंग में से इनमें से हम किसी टूल को लेंगे, उससे रिलेटेड हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन को भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और हम ये पता लगाएंगे हाउ द डिसीजन इज गोइंग टू बी टेकन। ओके, डिस्काउंटिंग का मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले इन दोनों टेक्निक्स में अंतर क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया था। इसमें टाइम वैल्यू TVM का यूज नहीं होता है, इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी का यूज होता है। सर हम टेक्निक्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो डिस्काउंटिंग पेबैक टेक्निक क्या है? तो दोस्तों, जब मैंने आपको नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक्स पढ़ाई थी उसमें पेबैक पीरियड निकालना बताया था। सेम उसी अप्रोच पे आपको क्या निकालना है, डिस्काउंटिंग पेबैक पीरियड निकालना है। केवल अंतर यह है कि हम वहां पे केवल इनिशियल इन्वेस्टमेंट ले रहे थे और नीचे डिवाइड कर रहे थे एनुअल कैश इनफ्लो से। अब हमें जब डिस्काउंटिंग पेबैक पीरियड निकालना है तो उस केस में हमें उनकी प्रेजेंट वैल्यू लेनी पड़ेगी। व्हाट द मीनिंग ऑफ प्रेजेंट वैल्यू? हम कर क्या रहे हैं सर, जो कैश फ्लोज डिफरेंट डिफरेंट पीरियड पे जनरेट होंगे उन सारे कैश फ्लोज को आज की उनकी क्या वैल्यू है वहां ला करके इकट्ठा करेंगे और डिसीजन लेंगे। ऑब्वियस भी है, सही भी है। जब आप किसी चीज का डिसीजन लेने की बात कर रहे हो तो डिसीजन कभी भी इस तरह से नहीं लिया जा सकता। प्लीज यदि आप दो व्यक्तियों की हाइट नापने की बात कर रहे हो, ठीक है, तो पहली चीज ये तरीका सही नहीं है क्योंकि इन दोनों की हाइट नापने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बेस सेम होना चाहिए। आइदर आप इसको यहां लेके आओ या इसको यहां लेके जाओ, तब आपको मालूम पड़ेगा हाइट किसकी ज्यादा। तो सबसे पहले भाई हमें क्या करना पड़ेगा, इन ऑर्डर टू मेक द कंपैरिजन बिटवीन द टू एलिमेंट, दो चीजों के बीच में कंपैरिजन जब भी पॉसिबल हो पाएगा जब उनका बेस सेम होगा। इस वाले केस में आप हाइट एनालाइज नहीं कर सकते। अभी तो अपेरेंटली आपको मालूम है कि हाइट इसकी ज्यादा है, पर यदि इस सिचुएशन में तो सर डिफरेंट कैश फ्लो, आप किसी प्रोजेक्ट में पैसा, हम टाइम सीरीज से समझने की कोशिश कर रहे हैं। यदि ये T0 है, ये T1 है, T2, T3, T4 एंड Tn। नाउ T1 मींस टाइम 1 ईयर में हम काउंट कर रहे हैं। आज मेरी जेब से 5 लाख रुपए लगे हैं और ये 5 लाख रुपए जनरेट होके कैसे आएंगे सर? पहले साल में 50,000 आया, दूसरी में 1 लाख रुपए आया, तीसरी में 1.5 लाख आया, चौथी में 2 लाख आया और यहाँ पे आपका सपोज फिर से 1 लाख आया। नाउ इफ यू आर गोइंग टू मेक अ कंपैरिजन, आप क्या करोगे, 5 लाख रुपए लगाए और उस 5 की वजह से कितना कितना रिटर्न जनरेट हुआ है सर? 50 प्लस 1.5, 1.5 3, 3 2 5, 5 6 लाख रुपए टोटल जनरेट हुआ है। 6 लाख रुपीज आपके पास में आए हैं, ठीक है। क्या ये, यदि आपने ऐसा बोला, समझने की कोशिश करना, यदि आपने ऐसा बोला सर ये 5 लाख रुपए लगाए और 5 साल के अंदर में 6 लाख रुपए कमा लेंगे, इन दोनों का डिफरेंस होता है 1 लाख रुपए, हमने 1 लाख रुपए कमा लिए। यदि आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं पढ़ा है तो आप बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 5 लगाए 6 कमाया और दोनों का डिफरेंस कितना, 1। तो भाई 1 लाख रुपए आपने 5 लाख पे कमा लिया है। इट मींस यू गॉट अ 20% रिटर्न। ये कब? जब आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं पढ़ा है। पर टाइम वैल्यू ऑफ मनी कॉन्सेप्ट ये बोलता है भाई ये 50,000 और ये 1 लाख बराबर नहीं है। ये T1 का 50,000 है और ये
4 का 5 का 50,000 है। इन दोनों के टाइम में डिफरेंस होने के कारण ये वैल्यू कभी भी सेम नहीं हो सकती, क्योंकि अभी हमने एग्जांपल लिया था 2 व्यक्तियों की हाइट नापने के लिए दोनों। तो सर कैसे नापू? या तो तू इसके साथ में इसको कंपेयर करना चाहता है तो इसको यहाँ लेके आ जा, और यदि इसको उसके साथ में कंपेयर, दोनों में से कुछ भी कर सकता है, तो भाई इसको यहाँ ले जा। और आपको याद हो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको टेक्निक्स बताई थी, यदि इस वाले कैश को यहां लेके आओगे तो दैट इज नोन एज डिस्काउंटिंग टेक्निक, इसे हम क्या बोलते हैं? डिस्काउंटिंग। और इस वाले को यहां लेके जाओगे दैट इज नोन एज कंपाउंडिंग टेक्निक। ठीक है, हम पढ़ क्या रहे हैं भैया? डिस्काउंटिंग मतलब सारे कैशेस को, जितने भी कैश इनफ्लोज फ्यूचर में जनरेट होने वाले हैं, एस्टिमेटेड हैं, उन सबको मुझे कहां लेके आना पड़ेगा? प्रेजेंट, आज की सिचुएशन में लाना है, और इसे हम क्या बोलते हैं? डिस्काउंटिंग। आई थिंक इट इज क्लियर। पर यदि आपने नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक्स पढ़ी थी तो मैंने वहां पे नहीं बताया था कि इन सबको इकट्ठा करके यहां लेके आना है। तो बेसिक डिफरेंस यही है कि हमें जितने भी कैश जनरेटेड हो रहे हैं, आइदर इट इज इनफ्लो और आउटफ्लो, वट एवर द फॉर्म इज, जो भी आपका प्रेजेंट टाइम सिनेरियो के अलावा हो रहा है उसे आपको प्रेजेंट में लाना है, तो ऐसी टेक्निक को हम क्या बोलेंगे? डिस्काउंटिंग टेक्निक बोलेंगे। ओके, मूविंग अहेड, आज हम थोड़ा सा समराइज करते हैं कि पेबैक पीरियड में क्या था। मैं आपको फॉर्मूला लिख के बता रहा हूं, और उसके बाद में हम नेट प्रेजेंट वैल्यू आज कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। ओके, डिस्काउंटिंग पेबैक। सिंपल फॉर्मूला है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट divided by present value of annual cash inflow। ठीक है, और मैं इसे कैसे लिखूं? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनिशियल आउटफ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, एनुअल कैश इनफ्लो। ये आपका क्या हो गया? डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। कैलकुलेट कैसे करेंगे? सर सेम वही तरीका है जैसे आपने किसमें बताया था, पेबैक पीरियड कैलकुलेट करके टाइम। और हम इसे और डिटेल में देखेंगे जब हम कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर रहे होंगे, तो वहां पर और माइन्यूटली मैं आपको समझाऊंगा। फिलहाल हमारा आज का इंफोसिस इस टेक्निक इस टूल पे नहीं है। आज हम जो समझने वाले हैं वो है आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू। बहुत इंपॉर्टेंट है ये नेट प्रेजेंट वैल्यू, समझते हैं सर? नेट का मतलब क्या होता है? दो चीजों के डिफरेंस को नेट कहते हैं। दो चीजों के डिफरेंस को नेट कहते हैं। तो किसी चीज का डिफरेंस है सर, दो प्रेजेंट वैल्यू का डिफरेंस जो है वो नेट प्रेजेंट वैल्यू है। दोबारा समझना, नेट सेल माइनस सेल्स रिटर्न इज इक्वल टू नेट सेल्स, ग्रॉस सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न इज इक्वल टू व्हाट? नेट सेल। क्या करा? ग्रॉस सेल में से जितना वापस किया उसमें से जो बचा उसे हम क्या बोलते हैं? नेट। सो नेट इज नथिंग, इट इज द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर। और कौन से नंबर की बात कर रहे हैं हम? प्रेजेंट वैल्यू। ओके, अभी इनको समझना सर, प्रेजेंट वैल्यू कौन सी है भाई? प्रेजेंट वैल्यू द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो and the present value of cash outflow। आपने पैसा जितना भी उस प्रपोजल या उस प्रोजेक्ट पे लगाया है, वट एवर द अमाउंट यू हैव इन्वेस्टेड इन वट एवर द फॉर्म, आपने चाहे वो इनिशियल लगाया या उसके बाद में लगाया, जितना भी आउटफ्लो हुआ है, व्हाट आई एम यूजिंग द आउटफ्लो और इनफ्लो के दोनों के डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे? नेट प्रेजेंट वैल्यू। सो नेट प्रेजेंट वैल्यू कैन बी हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, एनपीवी इज इक्वल टू, एनपीवी इज इक्वल टू व्हाट सर? आपकी क्योंकि अभी यदि मैं बात करता नेट कैश ऑफ फर्स्ट ईयर प्लस 1 प्लस आर होल द पावर 1, इसका मतलब क्या है हम बात करेंगे अभी। कैश फ्लो 1, कैश फ्लो 2, and so on, it comes to cash flow n, can we use n 1 plus r whole power n। now क्योंकि ये नेट है तो ये जब इनफ्लो है तो यहाँ क्या आएगा? सी। now what is the, this is the equation of what? equation to solve out what the NPV अपना प्रोजेक्ट। एक प्रोजेक्ट से आपको क्या मिलता है सर? आज मैं पैसा लगाऊंगा, मैंने कहा डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो प्लस, तो ये क्या है आपका सर? जो मैंने पैसा लगाया है उस पैसे का जो कैश इनफ्लो हो रहा है
इन दोनों के डिफरेंस को तो किया, तो सर पैसा मिलेगा कैसे? क्योंकि डिस्काउंटिंग है, डिस्काउंटिंग टेक्निक का यूज हर साल की वैल्यू अलग होगी। मैंने क्या करा, हर साल डिस्काउंटिंग करके उसको कहाँ लेके आ दो, 1 + r होल द पावर, वैसे मैं 1 किया डिस्काउंटिंग करके, मतलब मैं 0 ईयर में लेके आ गया, एनपीवी एट T0। ऐसे सेकंड ईयर के कैश फ्लो पे लेके आ गया 0 ईयर पे, थर्ड ईयर के कैश फ्लो 0 ईयर पे, ऐसे 10 नंबर के कैश फ्लो 0 ईयर पे लाया, और ये आउटफ्लो कौन सी ईयर पे है? 0 ईयर पे। दोनों आपके इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों क्या आ गए? 0 ईयर पे आ गए। तो अब हम क्या कर सकते हैं? कंपेयर। अब आप क्या निकाल सकते हो? एनपीवी। तो फॉर्मूला हुआ, मतलब क्या हुआ? एनपीवी इज नथिंग भाई, एनपीवी is nothing, it is just a discounting rate, it is a discounting rate, or you can say a cut off rate, or you can say opportunity cost। क्या है? it's an opportunity cost at which the cash flow streams is going to be discounted। उसको आप क्या कर रहे हो? आज के पीरियड में लेके आ रहे हो। इसकी जो डिफरेंस है उसको हम क्या बोलते हैं? नेट प्रेजेंट वैल्यू। सो एनपीवी इज व्हाट? when the present value of cash inflow is discounted and compared with the outflow if it is a positive, so what will be the decision criteria, हम उसमें बाद में बात करेंगे, पर आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने की। ओके सर, नेट प्रेजेंट वैल्यू आपने बताई। अब इसका कुछ मेरिट और डीमेरिट, यस, हर चीज की अपनी मेरिट्स और डीमेरिट, एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं। जब हमने जब हमने पेबैक पीरियड की बात करी थी, अकाउंटिंग रेट की बात करी थी, हमने डिस्काउंटिंग पेबैक पीरियड की बात करी, आज जब हम एनपीवी की बात कर रहे हैं तो इसके भी कुछ यूजेस, सॉरी, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज हैं। पहला एडवांटेज हम बात करते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इस अप्रोच की क्या है कि जैसे आपने देखा पेबैक पीरियड में क्या था, वो प्रॉफिटेबिलिटी पे कंसंट्रेट नहीं करता था। जैसे पेबैक पीरियड खत्म हुआ, उसके बाद में वो जब कुछ भी जनरेट करके दे रहा होता है उससे कोई लेना देना नहीं। और ऐसा एनपीवी में नहीं है। एनपीवी आपके सारे कैश फ्लोज को कंसीडर करता है। आपने जितनी सालों में जितना भी कमा रहे हो ना, उसकी यूजुअल इकोनॉमिकल लाइफ में जितना भी कमा, सबको कंसंट्रेट करता है, सबको, सबकी डिस्काउंटिंग वैल्यू आज निकाल करके फिर कंपेयर करेगा। सो पहली चीज क्या है? ये सारे कैश फ्लो को कंसीडर करता है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये टाइम वैल्यू मनी के कंसेप्ट को यूज करता है। आपका पेबैक पीरियड में ये अकाउंटिंग रिकॉर्ड में हम क्या नहीं कर रहे थे? टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं कर रहे थे। सबसे और इम्पोर्टेंट चीज क्या है? पेबैक पीरियड जैसे मैंने आपको बताया था, वो केवल लिक्विडिटी पे कंसंट्रेट कर रहा था, प्रॉफिटेबिलिटी पर नहीं। यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी पर भी कंसंट्रेट हो रहा है। इट कैन बी सेड एज एनपीवी कैन बी सेड एज अ मेजरमेंट ऑफ व्हाट? प्रॉफिटेबिलिटी। सबसे इंपॉर्टेंट बात इस मेथड की क्या है? ये वैल्यू एडिटिव है। वैल्यू अप्रोच आता है। वैल्यू एडिटिव अप्रोच का मतलब क्या होता है? सर वैल्यू एडिटिव अप्रोच का मतलब यह है कि आप दो प्रपोजल, दो प्रोडक्ट की एनपीवी को ज्वाइन करके भी डिसीजन ले सकते हो। मतलब इसकी एनपीवी क्या है, इसकी एनपीवी क्या है, जब आप कंबाइनली डिसीजन ले रहे हो, क्या मुझे इन दोनों प्रोजेक्ट को लेने से फायदा है? सपोज एक बात करता हूँ, ये 2 लाख रुपए का है डस्टर, ये 3 लाख रुपए का है मार्कर, और ये है 4 लाख रुपए का। ठीक है, अब या तो मैं ये 2 ले सकता हूँ या ये ले सकता हूँ, तो अब मैं क्या करूँ? सर इससे कंपेयर करना है मेरे को इन दोनों को, तो भाई मैं क्या करूँ? इन दोनों की एनपीवी को कंबाइन करके डिसीजन ले सकता हूँ। आउटफ्लो 5 लाख हो गया, अब 5 लाख को मैं 4 लाख से कंपेयर कर सकता हूँ। यू कैन टेक इन डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट प्रपोजल फॉर दैट, बट इसका यहाँ पे केवल इतना मतलब है, वैल्यू एडिटिव का मतलब केवल यह है कि ये दो डिफरेंट प्रोडक्ट या डिफरेंट प्रपोजल या प्रोजेक्ट्स की वैल्यूज को क्या करता है? ऐड करके डिसीजन लेने में मदद करता है। सेकेंडली, ये जो एनपीवी मेथड है, इट गिव्स अ कंसिस्टेंट व्यू अबाउट जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की ये जो बात करते हैं, ये कहीं वहां पे भी खरा उतरने की कोशिश करता है। बस एक डिसएडवांटेज है कि बहुत टीडियस कैलकुलेशन होती हैं, क्योंकि आप क्या कैलकुलेट करने की बात करो? डिफरेंट ईयर्स के कैश फ्लोज कैलकुलेट करने की बात करो, जो कि अपने आप में बहुत ही मुश्किल चीज होती है। क्योंकि आप फ्यूचर की बात कर रहे हो तो उसको एनालाइज एस्टिमेट कर रहे हो कि आज की सिचुएशन में आपने एनालाइज किया, तो भविष्य में जब वो प्रोजेक्ट वहां चल रहा होगा तो क्या कैश फ्लो ऐसे जनरेट हो रहे होंगे नहीं। सो इसमें कॉम्प्लिकेटेड। अगेन आप डिस्काउंटिंग रेट की बात कर रहे हो, डिस्काउंटिंग रेट मीन एट अ रेट विच इज गोइंग टू रिफ्लेक्ट अ रियल सिचुएशन ऑफ द मनी विच यू अर्न इन फ्यूचर। आप ऐसे कौन से रेट से डिस्काउंट करोगे उसकी वैल्यू आप सही आ जाए? यार ये भी अपने आप में बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है, टीडीएस टास्क है कि उस फैक्टर में, उस डिस्काउंटिंग रेट में क्या क्या शामिल होना चाहिए। ओके सर, डिसीजन क्राइटेरिया क्या रहेगा? हम इस डिसीजन क्राइटेरिया पे एक बार बात कर लेते हैं, उसके बाद एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट, ताकि आपको समझ में आ पाए कि कैसे डिसीजन लेना है। ओके,
हम चाहे तो डिसीजन हम वहीं पे देखें। चलो एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लेने की कोशिश कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एनपीवी आपकी कैसे मदद करता है। लेकिन आपको ये इवेल्युएट करना है, ये एनालाइज करना है एनपीवी मेथड के थ्रू क्या ये प्रोजेक्ट मुझे चालू करना चाहिए कि नहीं। आई एम समराइजिंग द क्वेश्चन। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि एक प्रोजेक्ट है जिसकी कॉस्टिंग है 3 लाख रुपए, लाइफ उसकी 3 साल है, टैक्स रेट है 50%, डेप्रिसिएशन एसएलएम मेथड से लेते हो, एसएलएम लो डब्ल्यूडीवी लो, फिलहाल हम इस सिचुएशन में एसएलएम ले रहे हैं। सालवेज वैल्यू टर्मिनल पे इस प्रोजेक्ट को चालू करके 50,000 रुपए एट द एंड आपको और मिल जाएंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ईडीआईटी कितना है, 1 लाख रुपए फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में आपको 1.5 लाख, तीसरे साल में आपको 2 लाख रुपए। नाउ डिस्काउंटिंग कट ऑफ रेट आपका 10% है, ठीक है। आपको जब क्वेश्चन ऐसा हो रहा है तो हम इसमें एक पॉइंट और जोड़ देते हैं तो लगभग हमारी बहुत सारी चीजें इसमें शामिल हो जाएंगी। और वो क्या है सर, वर्किंग कैपिटल और लेते हैं। क्या लेते हैं? वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल जो है आपका सपोज 50,000 रुपए वर्किंग कैपिटल इनिशियल में लगेगा इन द इनिशियल ईयर। ओके, नाउ मूविंग टू, यदि ये क्वेश्चन आपको सबको समझ में आया तो हम यहीं से इसे चालू करते हैं। नाउ कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सबसे पहले भाई डिसीजन लेने के लिए मुझे क्या कैलकुलेट करना है? डिसीजन लेने के लिए सर मुझे ये पता लगाना पड़ेगा कि इसकी कैश इनफ्लो कितना है। तो पहले इनिशियल मैंने स्टेप बताए थे, 3 स्टेप कैपिटल बजटिंग को सॉल्व करने के लिए। 3 स्टेप कौन से बताए थे मैंने? सबसे पहले इनिशियल इन्वेस्टमेंट निकालो, ठीक है। सो इनिशियल इन्वेस्टमेंट फर्स्ट स्टेप, स्टेप फर्स्ट कैलकुलेशन ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट। प्लीज आप लोग मेरे साथ चलेंगे, अच्छा लगेगा। तो कॉमर्स में बिना कैलकुलेटर के कोई काम नहीं है, ठीक है। तो फाइनेंस इज वन ऑफ द सब्जेक्ट विच रिक्वायर्ड कैलकुलेशन, फास्ट कैलकुलेशन, एंड कैलकुलेटर इज गोइंग टू हेल्प यू। तो प्लीज, तो कैलकुलेशन ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ओके सर, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कितनी है? 3 लाख रुपए। इसके अलावा कुछ लगा? नहीं सर, इंस्टॉलेशन भी नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं है, फिलहाल क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा है आपको। टैक्स है, अदर कोई इन्फॉर्मेशन दे नहीं रखी। हाँ सर, पर एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है, वर्किंग कैपिटल। हाँ, स्टार्टिंग में वर्किंग कैपिटल आपका लगेगा। वर्किंग कैपिटल कितना है सर? 50,000, ठीक है। टोटल मेरी जेब से कितना इन्वेस्टमेंट हुआ? तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट मेरी जेब से क्या हुआ है? 3,50,000। नो, माइंड वन थिंग, पहला स्टार मैंने आपको लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स में बता दिया था, जब मैंने बताया था कि 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स व्हिच मस्ट बी कंसीडर्ड बिफोर स्टार्टिंग द कैपिटल बजटिंग। उनमें एक डेप्रिसिएशन था। मैंने बताया था डेप्रिसिएशन हम हमेशा कैलकुलेट किस पे करेंगे? डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते टाइम पे वर्किंग कैपिटल शामिल नहीं होगा, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन भी हमें कैलकुलेट करना है, तो मैं यहीं पे डेप्रिसिएशन, क्योंकि आपका एसएलएम है, एसएलएम का फॉर्मूला क्या होता है? एसएलएम का फॉर्मूला होता है सर कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू, और स्क्रैप या साल्वेज वैल्यू यहाँ पे, ठीक है, डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ एसेट। एसेट की कितनी लाइफ है? तो कॉस्ट ऑफ एसेट अभी कितनी है? 3 लाख। हम 50,000 को शामिल नहीं करेंगे। वर्किंग कैपिटल शैल नेवर बी इंक्लूडेड बाय कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन, ध्यान रखना। माइनस स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 50,000 एट द एंड मिलेगी। सर लाइफ कितनी? 3 साल। इट कम्स 2.5 लाख रुपए आपका। अब इस पे हमें क्या कैलकुलेट करना है? डेप्रिसिएशन, क्योंकि एसएलएम है, हर साल एक जैसा ही रहेगा। तो 2.5 लाख डिवाइडेड बाय 3, इट कम्स टू 83,333.3। सो यू कैन अप्रॉक्स इसे कितना कर सकते हो? 4 कर सकते हो। 83,334 आपका हर साल डेप्रिसिएशन लगेगा। ये कैलकुलेशन किसकी थी? डेप्रिसिएशन की। ओके सर, कैलकुलेशन ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमने देख लिया। सर इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना निकला? कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट 3 लाख की थी, वर्किंग कैपिटल 50,000, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 3,50,000 का आया है। अच्छा, ये कौन सी साल का है सर? कब लगा? सर पैसा तो आज लगेगा, ये पैसा आज लगेगा, पर इसका रिटर्न हमें भविष्य में मिलेगा। सो दिस इज इनिशियल इन्वेस्टमेंट एट T0। हमें कैश आउटफ्लो हमारी जेब से कितना हो रहा है? 3,50,000 हो रहा है, आज के दिन हो रहा है। इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी? हमेशा याद रखना, प्रेजेंट की हमेशा वैल्यू कितनी होगी? 1। So, can I write it this? Present PV of initial investment is equal to 3,50,000। किसी को कोई डाउट है क्या? सर ये कैसे निकला? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट, डिस्काउंटिंग रेट कितना आपका? 10% फॉर 0 ईयर।
फर्स्ट ईयर का, आप 0 ईयर का कितना निकालोगे, 1 ही आएगा। तो 3,50,000 इंटू 1 प्रेजेंट वैल्यू, तो कितना है पीबी। तो हमेशा याद रखना टाइम 0 है तो उस केस में आपका फैक्टर हमेशा 1 रहेगा। 3,50,000 प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो आई है। किसी को यहाँ तक डाउट नहीं। आगे बढ़ते हैं स्टेप 2। स्टेप 2 इज व्हाट कैलकुलेशन, व्हाट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल कैश इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल कैश इनफ्लो। नाउ हाउ टू कैलकुलेट, अब इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आपको याद हो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे ईयर, ठीक है, ईयर 1 2 3, 3 साल का प्रोजेक्ट है। हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में, ईवीआईटी दे रखा है। ईवीआईटी आपका कितना है, क्वेश्चन में ईवीआईटी आपको दे रखा है बेटा 1,50,000, ये तीनों साल का 1,50,000 एंड दैट 2 लाख, 3 साल का आपको क्या दे रखा है ईवीआईटी। ईवीआईटी में से क्या हटाते हैं सर, टैक्स। टैक्स कितना रेट है, एट द रेट ऑफ 50%, कैलकुलेशन के लिए 50% रखा है। 1 लाख का 50 कितना आया, 50,000, 75,000, 1 लाख। ओके, ये आपने कैलकुलेट किया। अच्छा ईएटी कितना निकला, ईएटी इज गोइंग टू बी, आपका ईएटी कितना निकल के आएगा सर, 50% है तो कैलकुलेट में दिक्कत आएगी नहीं, 50,000, 75,000 और 1 लाख। ओके अच्छा, अब इसमें क्या ऐड करना पड़ता है सर, आपने बोला था डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे कैश में निकालने के लिए, तो डेप्रिसिएशन, और आपने कैलकुलेट किया ऐसा मेथड था 8334, ये आपकी बात है 8334, 8334। देखो नेगेटिव रिजल्ट हमसे कितना आएंगे, 8334। नाउ कैश इनफ्लो कितना हो गया, कैश इनफ्लो, कैश इनफ्लो आपका कितना है भैया सर, कैश इनफ्लो, जस्ट अ सेकंड, कैश इनफ्लो आपका जो निकल के आ रहा है, कैश इनफ्लो जो निकल के आया आपका 50 प्लस 8 कितना निकला, इफ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट, तो 83,000 प्लस 50,000, इट कम्स टू 1,33,334। आप मेरे पास पे 133,334 ये निकला। फिर 75 प्लस इसमें ऐड किया तो आपने, तो 75,000 प्लस 83,334, इट कम्स टू 158,334। फिर 83,000 प्लस 1,00,000, 183,334। हाँ ये क्या निकला आपका, कैश इनफ्लो निकला है। अब कैश इनफ्लो निकलने के बाद में अब आगे क्या करें सर, हमें भाई प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को कंसीडर करना पड़ेगा। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ 10%, हर साल की वैल्यू कितनी आ रही है, सिंपल तरीका है, मैंने आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी कॉन्सेप्ट पढ़ाते टाइम पे बताया था। हम कुछ नहीं करेंगे, 10% डिस्काउंट रेट है तो हम क्या करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 1.10, और पहली इज इक्वल टू दबाएंगे तो जो वैल्यू आएगी वो क्या जाएगी, फैक्टर की वैल्यू आ जाएगी। तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ 10%, पहली साल की आएगी 909, फिर से इक्वल टू दबाएंगे तो क्या आएगा 0.826, फिर से इक्वल टू दबाएंगे तो कितना आएगा 0.7513। Now what you are going to do, you are just making a multiplication of this factor with the cash inflow, आप केवल ये करने और जो वैल्यू निकल के आएगी दैट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, क्या निकल के आएगी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो निकल के आएगी। तो भाई इंटू भी कर लेते हैं, 1,33,4 इंटू 0.909, इट कम्स टू 1,21,200। दूसरे को 158,334 into 0.826, it comes to 137,833. तीसरा 183,334 into 0.7513, it comes to 137,738. Now you can make a addition of all these three, क्योंकि ये इंडिविजुअल कैश इनफ्लोज आपने हर साल के निकाले, एग्रीगेटिवली कितना होगा तो समेशन इनका कितना होगा वो निकाल लेते हैं, प्लस 1307। यू कैन यूज द जीटी, आप जीटी का फायदा उठा सकते हैं इसमें, फिलहाल मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, आपको अगले वीडियो में बताऊंगा हाउ टू मेक कैलकुलेशन मोर सिंपलर। 389,721 इज योर व्हाट इनफ्लो, ठीक है। इस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल इनफ्लो की जो वैल्यू आई है कितनी रही, 3,89,721 की इनफ्लो आई है। देखो आउटफ्लो कितना था, इनफ्लो, ठीक है सर।
तीसरा मैंने बताया था टर्मिनल वैल्यू। सर टर्मिनल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? पहली चीज, टर्मिनल वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू कितनी है सर? 50,000। तो ये कौन सी साल मिलेगी सर? तीसरी साल में। तो स्क्रैप साल्वेज वैल्यू, इनफ्लो आउटफ्लो, इनफ्लो, ये आपको मिलेगी वेस्ट टाइम पे। तो साल्वेज वैल्यू कितनी है? 50,000। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा क्या सर, जो वर्किंग कैपिटल मैंने इनिशियली लगाया था 50,000 रुपए का, वो आउटफ्लो था। और आपने बताया था कि जब प्रोजेक्ट बंद हो रहा है या आपका असेट बेचने जा रहा हो तो जो वर्किंग कैपिटल उसमें लगा था वो आपको क्या हो जाएगा? वापस से रिकवर। सो वर्किंग, यदि क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा गया है तो हम मान के चलेंगे कि जितना वर्किंग कैपिटल हमने लगाया था उतना पूरा का पूरा वसूल हो गया। और यदि उसमें बता रखा है कि कितना वसूल हुआ है तो हम उतना ही लेंगे। तो एज्यूमिंग दैट क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया, उतने का उतना रिकवर हो गया। तो वर्किंग कैपिटल कितना है? 50,000। ये टोटल मिला के 1,00,000 रुपए हमें तीसरे साल के अंत में मिलेगा। और हमें तो वैल्यू कौन सी चाहिए? आज की। तो हम क्या करेंगे? इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकलेगी? द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ व्हाट? टर्मिनल वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी? तो हम क्या करें? फैक्टर से इनको कर देते हैं। तीसरी साल का फैक्टर 10% से क्या होगा? तीसरी साल का फैक्टर हम निकाल लिया था 0.713। आप चाहे तो ये भी कर सकते हैं कि इस 1,00,000 को इसके साथ में ऐड करके फिर निकाल लेते। आप चाहे इंडिविजुअली निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एकदम 713, ठीक है, 75,100। तो आपके पास में भाई 3 वैल्यू आ गई हैं, 1, 2, 3। इन तीनों वैल्यूज के हिसाब से ही आप डिसीजन लेने वाले हो। डिसीजन कैसे लोगे सर? आपने बताया था एनपीवी इज इक्वल टू क्या होगा? एनपीवी इज इक्वल टू आपका कैश इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। ये था एनपीवी, प्रेजेंट इनफ्लो। इनफ्लो कितना हो रहा है सर? एनुअली हर साल जो हो रहा है टोटल मिलाकर हुआ 389,721 प्लस टर्मिनल में आखिरी साल में 75,130 और जेब से कितना गया आपका? 3,50,000। ये इनफ्लो है, ये आउटफ्लो है। आप ऐड करके निकालो इसको। कैसे निकलेगा? 389,721 प्लस 75,130 कितना? 4,64,851 माइनस 3,50,000 इज इक्वल टू 1,14,851। एनपीबी कितना है भैया? 1,14,851 रुपए का नेट प्रेजेंट वैल्यू आई है। अभी हमें डिसीजन लेना नहीं आया, पर हमें ये तो मालूम है कि ये इतनी नेट, शायद कैलकुलेशन में किसी को दिक्कत नहीं आई। दिस इज अ बेसिक कैलकुलेशन। इसके बाद में इसमें हम सिचुएशन की, डिफरेंट सिचुएशन को ब्लेंडिंग करके या मोल्ड करके आपके सामने और देख सकते हैं। ठीक है। अब सर मैं डिसीजन कैसे लूंगा? क्या मुझे ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट, ये मशीन खरीदनी चाहिए थी या नहीं खरीदनी चाहिए थी? तो भाई यही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का कि डिसीजन लिया कैसे जाए। तो डिसीजन लेते टाइम ध्यान देना, डिसीजन क्राइटेरिया। ठीक है, क्या रहेगा? इफ एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू इज ग्रेटर देन 0, एनपीवी इज लेस देन, एनपीवी इज इक्वल टू 0, या मैं इसको ऐसा भी बोल सकता हूं, इफ एनपीवी इज पॉजिटिव, नेगेटिव, इक्वल। मतलब क्या सर? इस वाली सिचुएशन में कैश इनफ्लो ज्यादा था, इसमें कैश आउटफ्लो ज्यादा था, इसमें दोनों बराबर थे। तो डिसीजन क्या होगा सर? यदि एनपीवी ज्यादा है, पॉजिटिव है, जैसे इस वाली सिचुएशन में एनपीवी पॉजिटिव है, ठीक है, तो आंसर नेगेटिव हो सकती है। यदि ऐसा होता तो नेगेटिव होती, तो उस केस में हम क्या करते हैं? और यदि ऐसा होता तो ये भी 3,50,000, ये भी 3,00,000, तो उस केस में हम क्या करते हैं? यदि पॉजिटिव है तो एक्सेप्ट द डिसीजन, अलग कर लो भाई, आंखें बंद करके। एनपीवी पॉजिटिव आ रही है, यदि एनपीवी 0 है तो, और नेगेटिव है तो आंख बंद करके रिजेक्ट कर दो। तीसरा, यदि इंडिफरेंस है तो सर, इंडिफरेंस है तो वैसे चॉइस है आपके पास में कि आप उसे एक्सेप्ट करो या रिजेक्ट करो, पर मेरा मानना है एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। क्यों? सिंपल सी बात है भाई, ये प्रोजेक्ट एटलीस्ट कम से कम तुम्हें 10% तो कमा के दे ही रहा है ना, डिस्काउंटिंग करके लाए हो ना। हाँ, आपको लगता है कि आप इससे ज्यादा कमा सकते थे तो मत एक्सेप्ट करो,
पर आपको लगता है कि यार पैसा फालतू पड़ा रहेगा तो एटलीस्ट 10% डिस्काउंटिंग रेट का तो कमा के दे ही रहा है ना आपको, मार्केट रिस्क तो कवर कर ही रहा है, तो फॉरन ले लो ना यार, एक्सेप्ट कर लो। सो एनपीवी इज इक्वल टू जीरो इंडिपेंडेंस होता है, पर मेरा मानना है कि इसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। बेसिकली इट इज होली डिपेंड अपॉन द परसेप्शन ऑफ एन इन्वेस्टर, जो उसमें इन्वेस्ट करना चाह रहा है उसके परसेप्शन पे डिपेंड करता है। ओके, आज हमने देखा एनपीवी क्या होती है, कैसे कैलकुलेट करते हैं और उससे डिसीजन कैसे लिया जाता है। एक और आखिरी बात, यदि हमारे पास में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिसीजन है, ठीक है, यदि मेरे पास में दो प्रोजेक्ट हैं, प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी और प्रोजेक्ट सी, सर इसकी एनपीवी 5 लाख आ रही है, इसकी एनपीवी 4 लाख आ रही है, इसकी एनपीवी 3 लाख आ रही है, तो सर मैं कौन सा एक्सेप्ट करूं और कौन सा रिजेक्ट करूं? भाई ध्यान से सुनना, उस केस में जिसकी एनपीवी सबसे ज्यादा आ रही है उसे एक्सेप्ट कर लो, जिसकी एनपीवी सबसे ज्यादा आ रही है। यदि आपके पास में पैसे की कमी नहीं है तो तीनों ही एक्सेप्ट कर लो। सर आपके पास में लिमिटेड पैसा है, अवेलेबिलिटी ऑफ फंड है, कम है, रिस्ट्रिक्शन है, तो उस केस में हमें एनालाइज करना पड़ेगा कैपिटल रेस्टिंग सिचुएशन में, ठीक है। दूसरा, हमें एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है, हम होमोजेनियस सिचुएशन में जब भी आ सकते हैं जब सारे फैक्टर आउटफ्लो तीनों का बराबर हो। ऐसा होता, यहाँ पे आप 25 लाख रुपए देते हो तो 5 कमाते हो, यहाँ पे 15 लाख पे 4 कमा रहे हो, यहाँ पे तो 5 लाख पे 3 कमा रहे हो, तो कौन सा अच्छा है? ये वाला अच्छा है बोला। तो देर में डिफरेंट सिचुएशन, तो मैं वही बात कर रहा हूँ कि यदि आपको डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में से यदि किसी को जिसकी एनपीवी सबसे ज्यादा है उस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लेना। चलिए अभी हम फिलहाल ये मान के चलते हैं कि कैश आउटफ्लो सबका बराबर है। ओके, डिफरेंट टाइमिंग डिस्पैरिटी और ये सारी चीजें हम बात करेंगे। फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपको कहीं ना कहीं आपकी मदद की है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लेट्स टॉक, थैंक यू।